इस वीडियो सीरीज़ में हम CBSE 12th IP 2021 के लिए क्रैश कोर्स डिस्कस कर रहे हैं। ये क्रैश कोर्स एज पर रिवाइज सिलेबस चल रहा है। इस क्रैश कोर्स को हम टोटल 9 डेज़ में कवर करने वाले हैं, जिसमें से 8 डेज़ हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और आज है डे नंबर 9 यानी कि लास्ट डे। सो इस लास्ट डे में देख लीजिए हम आज क्या डिस्कस करने वाले हैं। सो डे नंबर 9 में हम डिजिटल फुटप्रिंट्स देखेंगे, नेट एंड कम्युनिकेशन एटिकेट देखेंगे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट देखेंगे, प्लेजरिज्म देखेंगे, लाइसेंसिंग एंड कॉपीराइट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स क्या कहलाते हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे, साइबर क्राइम जो आपके सिलेबस में है उनको डिस्कस करेंगे, साइबर लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे, ई वेस्ट हजार्ड्स एंड मैनेजमेंट डिस्कस करेंगे। उसके बाद अवेयरनेस अबाउट हेल्थ कंसर्न्स रिलेटेड टू यूजेज ऑफ टेक्नोलॉजी को भी डिस्कस करेंगे। इस ई बुक को जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ आप परचेज कर सकते हैं। इसका PDF आपकी मेल पर आपको डिलीवर हो जाएगा। परचेज करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहाँ पर जाकर आप इसको परचेज कर सकते हैं, या फिर आप नोट्स बनाना चाहें तो खुद से भी नोट्स बना सकते हैं। सो चलिए डिस्कस करते हैं डे नंबर 9। सो ये रहा डे नंबर 9 जिसमें ये सारे टॉपिक्स हैं। सबसे पहला टॉपिक है डिजिटल फुटप्रिंट। सो व्हाट इज़ डिजिटल फुटप्रिंट? अ डिजिटल फुटप्रिंट इज़ द इम्प्रेशन यू क्रिएट ऑन द इंटरनेट थ्रू योर ऑनलाइन एक्टिविटी which includes browsing, interaction with others and publication of contents. सो इंटरनेट पर आप जो भी एक्टिविटी करते हैं उससे एक फुटप्रिंट, जैसे नॉर्मल आप चलते हैं तो आपके फुटप्रिंट छूटते जाते हैं, ऐसे यदि आप कोई डिजिटल एक्टिविटी करते हैं सो आपके डिजिटल फुटप्रिंट्स पीछे छूटते जाते हैं। उससे पता चलता है आपने क्या क्या एक्टिविटी परफॉर्म की थी। इसको अदर वर्ड्स में हम बोलें तो इट इज़ द ट्रेल ऑफ डेटा, इंटेंशनल और अनइंटेंशनल, यू लीव बिहाइंड वाइल सर्फिंग द इंटरनेट। तो इंटरनेट को जब आप सर्फ करते हैं सो इंटेंशनली आप खुद से भी या अनइंटेंशनली आपके ना चाहते हुए भी कुछ डिजिटल फुटप्रिंट्स, ट्रेल ऑफ डेटा पीछे छूटता जाता है, उसी को हम डिजिटल फुटप्रिंट्स बोलते हैं। ये डिजिटल फुटप्रिंट पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है उसके कंसिक्वेंस आपके ऊपर क्या पड़ने वाले हैं। यदि पॉजिटिव कंसिक्वेंस हो रहे हैं तो उसको पॉजिटिव फुटप्रिंट्स बोलेंगे, यदि नेगेटिव कंसिक्वेंसेस हो रहे हैं तो उसको नेगेटिव फुटप्रिंट्स भी बोलते हैं। अब ये कैसे क्रिएट होते हैं? आप जब विजिट करते हैं किसी वेबसाइट को या ऑनलाइन शॉपिंग को करते हैं तो आप तब क्रिएट होते हैं। ये ऑनलाइन सर्च करते हैं कुछ तब क्रिएट होते हैं। सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट करते हैं या ब्लॉग्स लिखते हैं आप तो ये डिजिटल फुटप्रिंट्स क्रिएट होते हैं। ऑनलाइन इमेज या वीडियो अपलोड करने पर भी क्रिएट होते हैं। कम्युनिकेटिंग ऑनलाइन यानी कि चैट या ईमेल आप किसी को करते हैं तो वो भी एक तरीके का डिजिटल फुटप्रिंट है। या फिर आप कोई भी ऑनलाइन एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं तो सारी ही एक्टिविटीज़ में कुछ ना कुछ डिजिटल फुटप्रिंट्स बनते जाते हैं। अब ये डिजिटल फुटप्रिंट्स आपको कैसे इफ़ेक्ट कर सकते हैं, आप उनसे कैसे अफेक्ट हो सकते हैं, देखिए। प्राइवेसी इश्यूज। डिजिटल फुटप्रिंट्स आर प्राइवेसी कंसर्न बिकॉज दे आर अ सेट ऑफ ट्रेसेबल एक्शंस, कंट्रीब्यूशन एंड आइडिया शेयर्ड बाय द यूज़र। ये प्राइवेसी कंसर्न्स कैसे हैं? क्योंकि आपसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पीछे छूटती जा रही है तो आपको कोई ट्रेस कर सकता है, आपसे रिलेटेड डेटा फाइंड कर सकता है कि आप क्या विजिट कर रहे हैं, क्या सर्च करते हैं, इसलिए इनसे प्राइवेसी इश्यूज आते हैं। इट कैन बी ट्रैक्ड एंड कैन अलाउ इंटरनेट यूजर्स टू लर्न अबाउट ह्यूमन एक्शंस। जैसा मैंने बताया किसी ह्यूमन के एक्शंस के बारे में भी जानकारी यहाँ से मिल सकती है, तो ये एक प्राइवेसी कंसर्न है। साइबर वेटिंग, वेयर द इंटरव्यूअर्स कुड रिसर्च एप्लीकेंट्स बेस्ड ऑन देयर ऑनलाइन एक्टिविटी। तो साइबर वेटिंग क्या होती है? यदि आप किसी कंपनी में इंटरव्यू देने जाते हैं तो जो आपका इंटरव्यू लेने वाला है वो आपसे रिलेटेड रिसर्च ऑनलाइन कर सकता है, क्योंकि आप ऑलरेडी फेसबुक पर होंगे, लिंक्डइन पर हैं या अदर सोशल मीडिया पर अवेलेबल होते हैं। सो आपसे रिलेटेड चीज़ें उसको ऑनलाइन मिल जाती हैं और आपके इंटरव्यू देने से पहले वो आपके बारे में इंप्रेशन एक बना चुका होता है।
यदि आपने अपने सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी पोस्ट की हैं जो आपके गलत बिहेवियर को रिप्रेजेंट करती है, तो इंटरव्यूअर आपको सिलेक्ट नहीं करेगा। ये वो सोच लेगा कि ये इंटरव्यू दे रहा है लेकिन मुझे इसे सिलेक्ट नहीं करना है, क्योंकि ये ऑलरेडी ऐसी एक्टिविटीज़ कर रहा है जो उसकी कंपनी के लिए नुकसानदायक हो सकती हैं। टारगेट एडवर्टीजमेंट के लिए यूज़ होते हैं। टारगेट एडवर्टीजमेंट क्या होता है? आपकी एक्टिविटी को डिजिटल फुटप्रिंट्स के थ्रू देखा जाता है, उसी हिसाब से फिर आपको एडवर्टाइजमेंट शो की जाती हैं। जैसे आप किस प्रोडक्ट को ज़्यादा विजिट करते हैं, आप किस एरिया में रहते हैं, तो उससे रिलेटेड आपको एडवर्टीजमेंट दी जाएंगी। लेस और मोर अपॉर्चुनिटीज़ डिपेंड्स अपॉन योर पॉजिटिव और नेगेटिव डिजिटल फुटप्रिंट्स। तो यदि पॉजिटिव डिजिटल फुटप्रिंट्स हैं, जैसे कि आपने कुछ अच्छा काम किया और फेसबुक पर डाला है, तो लोग उसको देखकर, इंटरव्यूअर यदि आप उस चीज़ को देखेगा या कोई भी उसको देखेगा, तो वो आपके लिए उसका एक पॉजिटिव थिंकिंग बनेगी। सो उससे आपकी अपॉर्चुनिटीज़ इंक्रीज़ होती हैं। यदि आप नेगेटिव कुछ चीज़ डालते हैं तो उससे अपॉर्चुनिटीज़ आपकी कम होती हैं। सो ये है डिजिटल फुटप्रिंट। नेक्स्ट टॉपिक, नेट एंड कम्युनिकेशन एटिकेट्स। सो ऑनलाइन एटिकेट या नेटिकेट हम इसको बोल सकते हैं। सो इंटरनेट पर जब आप कम्युनिकेट करते हैं तो आपको किस तरीके के एटिकेट या बिहेवियर रखना चाहिए, उसके डूज एंड डोंट्स क्या क्या हैं, उसी को हम नेट एटिकेट्स, ऑनलाइन एटिकेट या नेटिकेट बोलते हैं। सो ऑनलाइन कम्युनिकेशन कैन बी डन थ्रू वेरियस मीन्स अवेलेबल ऑनलाइन। मोस्ट पॉपुलर ऑनलाइन मीडियम्स आर स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, और भी कई सारे अवेलेबल है मीडियम जिससे आप ऑनलाइन कम्युनिकेशन कर सकते हो। तो आपको कौन कौन से रूल्स फॉलो करना चाहिए जब आप ऑनलाइन कम्युनिकेट करते हैं? बी रिस्पेक्टफुल, दूसरों से रिस्पेक्टफुली आपको बिहेवियर रखना चाहिए। बी अवेयर ऑफ हाउ योर कमेंट्स माइट बी रीड, आप जो कमेंट कर रहे हैं उनको लोग किस तरीके से पढ़ेंगे, उसका क्या मीनिंग निकालेंगे, उसको ध्यान रखते हुए आपको आगे कुछ कमेंट्स करना चाहिए। बी केयरफुल विथ ह्यूमर एंड सरकाज़्म, तो आपको जो भी पोस्ट कर रहे हैं उसमें बहुत ही एहतियात बरतना चाहिए, क्योंकि आप जो पोस्ट कर रहे हैं वो पब्लिक को विजिबल होगा। यदि कुछ ऐसी चीज़ आप पोस्ट करते हैं जिससे आपका नेगेटिव इंप्रेशन जाता है, या कुछ इस तरीके की पोस्ट है जिससे आपकी छवि खराब होती है, तो आपको वो चीज़ नहीं करना चाहिए। थिंक अबाउट हु कैन सी वॉट यू हैव शेयर्ड, तो आप जो शेयर कर रहे हैं आपको ध्यान रखना चाहिए उसको कौन कौन देख सकता है। रिमेंबर टू चेक फ्रेंड्स रिक्वेस्ट एंड ग्रुप इनवाइट्स बिफोर एक्सेप्टिंग देम, आपको कई सारी इनवाइट्स आएंगी, फ्रेंड रिक्वेस्ट आएंगी, तो उसको आपको देख कर एक्सेप्ट करना है कि कौन सी इनवाइट एक्सेप्टेबल है या नहीं है। टेक टाइम टू हैव अ रीड ऑफ रूल्स एंड कंडक्ट्स और कम्युनिटी स्टैंडर्ड, जैसे आप फेसबुक चला रहे हैं तो फेसबुक के रूल्स कंडक्ट्स आपको पता रहना चाहिए, उसकी क्या टर्म एंड कंडीशंस हैं। बी फॉरगिविंग, डू नॉट टेक फाइट ऑनलाइन, जब भी आप ऑनलाइन कुछ चीज़ करते हैं, लोगों से कम्युनिकेट करते हैं, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपको यदि कोई कुछ बोलता है ऑनलाइन तो आपको किसी से कुछ फाइट नहीं लेना चाहिए, आपको फॉरगिविंग नेचर वहाँ पर दिखाना चाहिए। लोगों को कुछ गलत आपके बारे में भी बोलता है तो आपको वहाँ पर फाइट ना लेते हुए उनको फॉरगिव कर देना चाहिए। ये सारे एटिकेट्स आपको फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। सो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट या आईपीआर, इसका कई बार फुल फॉर्म एग्जाम में पूछ लिया जाता है। आईपीआर का क्या फुल फॉर्म होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट आर द राइट्स गिवन टू द पर्सन ओवर द क्रिएशन ऑफ देयर माइंड। यदि आप अपना दिमाग का यूज़ करके कुछ चीज़ बना रहे हैं, यानी कि वो आपकी क्रिएशन है, तो उस पर आपका राइट होता है, उसी को हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट बोलते हैं। आपके इंटेलेक्ट से वो चीज़ बनी हुई है, आपके माइंड से बनी है, इसलिए आपका उस पर राइट है। It usually gives the creator an exclusive right over the use of his or her creation for a certain period of time। यदि आपने कुछ बनाया है, जैसे कोई वीडियो बनाई है, आपने कुछ म्यूज़िक बनाया है, तो आपका राइट है आप उसको किस तरीके से यूज़ करना चाहते हैं, आपका एक्सक्लूसिव उस पर राइट रहता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स कैन बी क्लेम्ड एट नेशनल और रीजनल लेवल। सो आप
अपने जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को है उसको रजिस्टर करा सकते हैं नेशनल या रीजनल लेवल पर, उसका कॉपीराइट करा सकते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में जैसे कोका कोला की रेसिपी है, नाइकी का लोगो है जो कुछ इस तरीके से होता है, कोई सॉफ्टवेयर है, वेबसाइट का कंटेंट है, ये सारी चीज़ें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के अंदर आती है। जिसने यदि वेबसाइट बनाई है तो उस वेबसाइट पर जो कंटेंट है उस पर वेबसाइट बनाने वाले का कॉपीराइट रहता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है प्लेजरिज्म। यदि किसी के इंटेलेक्चुअल वर्क की कोई कॉपी कर लेता है उसी को हम प्लेजरिज्म बोलते हैं। कॉपी करना किसको? इंटेलेक्चुअल वर्क को किसी के। सो प्लेजरिज्म इज स्टीलिंग समवन एल्सेज इंटेलेक्चुअल वर्क। जो इंटेलेक्चुअल वर्क है वो कोई आइडिया हो सकता है, लिटरेरी वर्क हो सकता है, एकेडमिक वर्क या कुछ और भी हो सकता है। रिप्रेजेंटिंग इट एज योर ओन वर्क विदाउट गिविंग क्रेडिट टू द क्रिएटर और विदाउट साइटिंग द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। यदि आप किसी चीज़ को चुरा लेते हैं, किसी के द्वारा बनाई हुई चीज़ को, तो वो प्लेजरिज्म में आता है। आप नहीं बताते हैं, क्रेडिट नहीं देते हैं क्रिएटर को या फिर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं बताते हैं कि आपने वो चीज़ कहाँ से ली है, तो ये प्लेजरिज्म के अंडर आता है। प्लेजरिज्म इज़ एन ऑफेंस। ये एक ऑफेंस है बिकॉज इट इन्वॉल्व्स कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट। सो इंटेलेक्चुअल जो प्रॉपर्टी राइट है जिसने उसको बनाया है उसका उस पर कॉपीराइट होता है, कॉपीराइट ऑटोमेटिकली उसको मिल जाता है, तो उसका इन्फ्रिंजमेंट है एंड नॉट गिविंग द क्रेडिट टू द ऑथर, इसलिए इसको ऑफेंस बोला जाता है। लाइसेंसिंग एंड कॉपीराइट। सो जो भी प्रोडक्ट कोई बनाता है वो किस लाइसेंस के अंदर वो रखना चाहता है वो डिसाइड कर सकता है कि ओपन सोर्स होगा या फिर प्राइवेट होगा। जैसे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आपको पता होगा, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है ओएस लिनक्स। माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन जो लिनक्स है ये ओपन सोर्स है और जो माइक्रोसॉफ्ट है वो प्राइवेट है। वो नहीं बताता कि कोडिंग क्या है, उसकी सोर्स कोड अवेलेबल नहीं है, लेकिन लिनक्स का सोर्स कोड अवेलेबल है। ऑल्सो इट इज़ फ्री, आपको फ्रीली अवेलेबल है ऑनलाइन। सो कॉपीराइट इज़ अ लीगल टर्म यूज्ड। तो ये था लाइसेंसिंग, किस तरीके से आप रखना चाहते हैं। अब कॉपीराइट हम देखते हैं क्या है। सो कॉपीराइट इज़ अ लीगल टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द राइट्स दैट क्रिएटर्स हैव ओवर देयर लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क। सो किसी ने यदि कुछ वर्क बनाया है, काम किया है, तो उस पर उसका कॉपीराइट होता है। कॉपीराइट एक लीगल टर्म है। कॉपीराइट प्रोटेक्शंस आर ऑटोमेटिक। वंस यू क्रिएट समथिंग इट्स योर्स। ऑटोमेटिक मिल जाता है, यदि आपने कुछ बनाया है तो उस पर आपका कॉपीराइट हो जाता है। वर्क्स कवर्ड बाय कॉपीराइट रेंजेस फ्रॉम बुक का कॉपीराइट हो सकता है, म्यूज़िक का, पेंटिंग का, स्कल्पचर का, फिल्म का, कंप्यूटर प्रोग्राम, डेटाबेस, एडवर्टीजमेंट्स, मैप्स एंड टेक्निकल ड्राइंग्स, और भी कई सारी चीज़ें हैं जिनके कॉपीराइट्स हो सकते हैं। टिपिकली द पब्लिक लॉ ड्यूरेशन फॉर अ कॉपीराइट is 50 to 100 years after the creators die, depending upon the jurisdiction। जैसे आपने जिस कंट्री में रजिस्टर कराया है कॉपीराइट, तो वो डिपेंड करता है कि आप किस कंट्री में हैं, किस जुरिडिक्शन में है, तो उस पर डिपेंड करेगा कि इसकी ड्यूरेशन क्या होगी। जनरली 50 to 100 ईयर्स तक होती है। जो क्रिएटर है उसके मरने के बाद भी 50 to 100 ईयर्स। इसके कई सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे हम ये डिस्कस कर चुके हैं। ये सारी चीज़ें कॉपीराइट के अंदर आ सकती हैं। फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इज़ अ सॉफ्टवेयर दैट कैन बी क्लासिफाइड एज बोथ फ्री सॉफ्टवेयर एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। फ्री भी होंगे और ओपन सोर्स भी होंगे। फ्री का मतलब क्या है? फ्री का मतलब होता है फ्रीडम। यहाँ पर फ्री का मतलब होता है फ्रीडम। फ्रीडम का मतलब आप उसको कैसे यूज़ करना चाहते हैं आपके ऊपर है। आप उसको आगे रीडिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, उसमें चेंजेस करके, आप पर डिपेंड करता है। ऐसी कई फ्रीडम्स यहाँ पर दी जाती हैं। तो ये फ्री का मतलब फ्रीडम से है।
कॉस्ट वाला फ्री नहीं है। और ओपन सोर्स का मतलब इसका सोर्स कोड वो कैसे बना है वो भी अवेलेबल रहता है। इसका मतलब क्या है, दैट इज एनीवन इज फ्रीली लाइसेंस टू यूज, कॉपी, स्टडी एंड चेंज द सॉफ्टवेयर इन एनी वे। यदि किसी के पास कोई सॉफ्टवेयर है जो FOSS है, फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, तो उसकी वो कॉपी कर सकता है, उसको यूज़ कर सकता है, स्टडी कर सकता है, उसमें कुछ चेंजेस भी कर सकता है। एंड द सोर्स कोड इज़ ओपनली शेयर्ड, सोर्स कोड भी ओपनली शेयर्ड होता है, सो दैट द पीपल आर एनकरेज टू वॉलेंटरली इम्प्रूव द डिज़ाइन ऑफ द सॉफ्टवेयर। सो FOSS सॉफ्टवेयर में सोर्स कोड ऑनलाइन फ्रीली दे दिया जाता है ताकि लोग उसको देखें और उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करना है तो वो भी करें। FOSS इज ऑल्सो कॉल्ड FLOSS, फ्री लिबरे एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, या फ्री लिबरे एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। लिबरे का एक स्पेनिश वर्ड है और ये वाला लिबरे पुर्तगीज वर्ड है, ये वाले दोनों। जिसको आप FOSS बोले या FLOSS, दोनों सेम चीज़ है। फ्री सॉफ्टवेयर क्या है? फ्री सॉफ्टवेयर इज़ अ मैटर ऑफ लिबर्टी नॉट प्राइस। जैसे मैंने बताया कि फ्रीडम से यहाँ का रिलेशन है, फ्री का, प्राइस से नहीं है इसका मतलब। इट प्रोवाइड्स 4 फ्रीडम्स: रन, स्टडी, हाउ द प्रोग्राम वर्क्स, रीडिस्ट्रीब्यूट कॉपीज, रिलीज इम्प्रूवमेंट्स टू द पब्लिक। ये 4 चीज़ें हैं, 1, 2, 3 और 4। ये 4 फ्रीडम प्रोवाइड करते हैं जो सॉफ्टवेयर, उनको फ्री सॉफ्टवेयर बोलते हैं। और जिसका सोर्स कोड ऑनलाइन अवेलेबल होगा, फ्रीली अवेलेबल होगा, उसको ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर बोलेंगे। तो जो सॉफ्टवेयर फ्री और ओपन सोर्स होते हैं उसको फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है साइबर क्राइम। साइबर का मतलब होता है इंटरनेट के थ्रू। तो जो भी क्राइम इंटरनेट के थ्रू होता है उसको साइबर क्राइम बोलते हैं। साइबर क्राइम और कंप्यूटर ओरिएंटेड क्राइम is a crime that involves computer and a network. The computer may have been used as the commission of crime or it may be the target. मतलब आप उस कंप्यूटर से कुछ क्राइम कर सकते हैं या वो कंप्यूटर एक टारगेट के जैसे भी यूज़ हो सकता है। साइबर क्राइम में थ्रेटन अ पर्सन, कंपनी और नेशन सिक्योरिटी एंड फाइनेंशियल हेल्थ। तो साइबर क्राइम का बहुत बड़ा स्कोप है जहाँ से वो जो उसको मतलब जो उसके अंदर आ सकता है, जैसे नेशन सिक्योरिटी, फाइनेंशियल हेल्थ, किसी पर्सन को या कंपनी को थ्रेटन करना, ये सब साइबर क्राइम के अंदर आ सकता है। अब कुछ साइबर क्राइम्स है जो आपके सिलेबस में है, जो आपको पढ़ना है, जैसा है पहला है फिशिंग, दूसरा है हैकिंग, इसके बाद साइबर बुलिंग। ये 3 चीज़ें आपके सिलेबस में हैं तो इनको डिस्कस कर लेते हैं। फिशिंग क्या कहलाता है? Phishing refers to the criminally fraudulent process or attempting to acquire sensitive information such as username, password, credit card information, account data, etc. एक फ्रॉड एक्टिविटी है, ये फ्रॉडलेंट प्रोसेस है जिसमें आपके सेंसिटिव डेटा को, जैसे कि यूज़र नेम, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड के इन्फॉर्मेशन या बैंक अकाउंट के डिटेल को हैक करने की कोशिश की जाती है। In phishing, an imposter uses an authentic-looking email or website to trick the recipient into giving out sensitive information. अब sensitive information को चुराना फिशिंग के अंडर आता है। फिशिंग में कैसे सेंसिटिव डेटा को चुराया जाता है? एक ऑथेंटिक लुकिंग ईमेल या वेबसाइट से आपको ट्रिक किया जाता है। जैसे SBI की कोई वेबसाइट है, वैसे ही सेम लुकिंग वेबसाइट कोई इम्पोस्टर क्रिएट करेगा और आपको लगेगा वो SBI की वेबसाइट है, बट वो SBI की वेबसाइट नहीं होगी, कोई फेक वेबसाइट होगी जिस पर आप चले जाएंगे और अपने SBI का ID पासवर्ड दे देंगे वहाँ पर, या कोई और इन्फॉर्मेशन, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन आप वहाँ दे देंगे। आप सोचेंगे SBI ने मांगी है, बट एक्चुअल में वो किसी इम्पोस्टर ने मांगी है। तो ऐसा करने पर आपकी जो सेंसिटिव डेटा है वो हैक हो सकता है या फिर कोई इसको चुरा सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आप जिस वेबसाइट पर जा रहे हैं वो ओरिजिनल वेबसाइट हो। अब यहाँ पर क्या होगा, कैसे ये काम करता होगा, जैसे ओरिजिनल वेबसाइट होती है sbi.com
.co.in। तो कोई इम्पोस्टर कैसे क्रिएट कर लेगा सेम लुकिंग वेबसाइट, आई की जगह एक्सक्लेमेशन मार्क्स दे देगा .co.in। तो आप जब जल्दी में देखेंगे तो आपको ये वाली और ये वाली सिमिलर ही वेबसाइट लगेगी, बल्कि जबकि ये वाली एक इम्पोस्टर वाली वेबसाइट है। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें चेंजेस करके वो आपको ट्रिक कर सकता है। या फिर कोई आपके पास ईमेल आया, तो जैसा SBI से ईमेल आता है वैसा सेम लुकिंग ईमेल आपको भेज दिया गया, तो आपको लगेगा ये तो ओरिजिनल ईमेल है। यहाँ पर मैं SBI का एग्जांपल ले रहा हूँ, आपको किसी भी कंपनी से मैसेज आ सकता है, जैसे मान लीजिए अमेज़ॉन से आया, तो आपको लगेगा कि ये अमेज़ॉन का मेल है, लेकिन ये कोई इम्पोस्टर उसको मेल कर रहा हो, तो आपको किस ईमेल आईडी से मेल आया है वो उसको चेक कर लेना चाहिए अच्छे से, उसका डोमेन नेम चेक कर लेना चाहिए वो कहाँ से मेल आया है, उसके बाद ही उस पर कुछ प्रोसेस करना चाहिए, आगे आपको कोई स्टेप लेना चाहिए। हैकिंग इज एन unauthorized entry into the network or a computer to steal or manipulate information, data or files। सो किसी नेटवर्क पर और किसी कंप्यूटर पर अनऑथोराइज्ड एक्सेस कर लेना, किस लिए? टू स्टील, मैनिपुलेट इंफॉर्मेशन और डेटा और फाइल्स हैकिंग के अंदर आता है। जो हैकिंग करता है उसको हम हैकर बोलते हैं। कंप्यूटर हैकिंग इज़ डन यूजिंग सेवरल टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्स, रूटकिट, ट्रोजन, कीलॉगर्स, ये सब वायरसेस हैं जिनका यूज़ करके हैकिंग की जा सकती है। हैकिंग को आप कैसे रोक सकते हैं? ऑथराइज वेबसाइट से ही सॉफ्टवेयर्स को डाउनलोड करें। डू नॉट क्लिक्स ऑन रैंडम ईमेल अटैचमेंट्स, जो भी रैंडमली ईमेल अटैचमेंट्स आते हैं उनको डाउनलोड ना करें या क्लिक भी ना करें उन पर। कोई भी हार्ड ड्राइव आप अपने कंप्यूटर में लगाते हैं तो उसको स्कैन करें, एंटीवायरस अपने कंप्यूटर में रखें। एब्सटेन फ्रॉम कीपिंग ईजी पासवर्ड ना रखें अपना, क्योंकि ईजी पासवर्ड को आसानी से हैक किया जा सकता है, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस लगाकर उसको हैक आसानी से किया जा सकता है, इसलिए आप ईजी पासवर्ड ना रखें। नेवर स्टोर और शेयर योर लॉगिन इन्फॉर्मेशन, कहीं पर लिख कर ना रखें, जो भी है अपने दिमाग में स्टोर रखें उसको, क्योंकि जहाँ पर भी आपने लिखा है हो सकता है वो किसी के हाथ में आ जाए और फिर आपका अकाउंट या आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन वहाँ से वो हैक कर सकता है। इसके बाद है साइबर बुलिंग। सो हरासिंग, डिमीनिंग, एम्बेरेसिंग, डिफेमिंग और इंटिमिडेटिंग समवन यूजिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजीज लाइक इंटरनेट, सेल फोन, इंस्टेंट मैसेज, सोशल मीडिया एटसेट्रा इज कॉल्ड साइबर बुलिंग। सो किसी को बुली करना ऑनलाइन साइबर बुलिंग कहलाता है। बुली कैसे कर सकते हैं आप? उसको हरास कर सकते हैं, डिमीन कर सकते हैं, एम्बेरेसिंग फील करा सकते हैं, डिफेम कर सकते हैं और इंटिमिडेट कर सकते हैं, धमका सकते हैं उसको। तो ये सब साइबर बुलिंग के अंदर आता है और ये एक साइबर क्राइम है, इसको आपको नहीं करना चाहिए। अब जितने भी साइबर क्राइम हैं उसको हैंडल करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने साइबर लॉ बनाए हुए हैं, जिसको IT एक्ट कहते हैं। So cyber law, also known as cyber crime law, is legislation focused on the acceptable behavior, use of technology including computer hardware, software, the internet and networks। So इतनी सारी चीज़ों के लिए आपका क्या एक्सेप्टेबल बिहेवियर रहना चाहिए, उसके लिए कुछ लॉज बने हैं। यदि आप उन लॉ को फॉलो नहीं करेंगे तो आपको जेल भी हो सकती है, ठीक है। तो ऐसे कई सारे लॉज हैं जो IT एक्ट में हैं। सो IT एक्ट या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में आया था और ये अमेंड हुआ, उसके बाद इसको IT अमेंडमेंट एक्ट 2008 बोलने लगे। 2008 में इसमें मेजर अमेंडमेंट्स हुए थे कुछ। साइबर लॉ हेल्प्स प्रोटेक्ट यूज़र फ्रॉम हार्म बाय एनेबलिंग द इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन ऑफ ऑनलाइन क्रिमिनल एक्टिविटी। सो ऑनलाइन जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ होती हैं ऑनलाइन, याद रखिए, इसलिए साइबर लॉ बनाए गए हैं। जो ऑनलाइन एक्टिविटी हैं, क्रिमिनल एक्टिविटी, उनको टैकल करने के लिए। इट अप्लाइज टू द एक्शन ऑफ इंडिविजुअल पर अप्लाई होता है, ग्रुप पर अप्लाई होता है, पब्लिक या गवर्नमेंट या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस पर भी ये अप्लाई होते हैं।
सो आईटी एक्ट का फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, और ये 2000 में आया था और 2008 में इसका अमेंडमेंट हुआ था। इसके बाद आता है ई वेस्ट, हजार्ड्स एंड मैनेजमेंट। सो ई वेस्ट जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है, जैसे आपका कंप्यूटर ख़राब हो गया, मोबाइल ख़राब हो गया, ये सब ई वेस्ट में आते हैं। सो ये हजार्ड्स हैं, ये क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है इनसे, इनका मैनेजमेंट कैसे किया जा सकता है, देखते हैं हम इसको। सो ई वेस्ट और वेस्ट इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट आर लूजली डिस्कार्डेड, सरप्लस, ऑब्सोलीट, ब्रोकन इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। ई-वेस्ट poses many problems related to environment and health. So health और environment से related कई सारी problems ई-वेस्ट से हो सकती हैं। Electronic equipments contains many hazardous metallic contaminants such as lead, cadmium, mercury, beryllium, brominate, flame retardants, ये सारी चीज़ें उसमें अंदर होती हैं, तो इससे कई सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जो आपकी हेल्थ के लिए हजार्ड्स हैं। इसलिए जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है उनका प्रॉपरली मैनेजमेंट होना चाहिए, उसको कैसे डिस्कार्ड करना चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको सीखना चाहिए। सो एनवायरमेंटल हजार्ड्स कौन कौन सी हो सकती हैं? व्हेन ई वेस्ट इज वार्म्ड अप, टॉक्सिक केमिकल्स आर रिलीज्ड इनटू द एयर डैमेजिंग द एटमॉस्फेयर। सो जब उसको गर्म किया जाता है या धूप में रख दिया जाता है तो उससे कुछ जो केमिकल रहते हैं उनसे आपकी एयर पॉल्यूशन हो सकता है। सो व्हेन इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इज थ्रोन अवे इन लैंडफिल्स, देयर टॉक्सिक मटेरियल सीप्स इनटू द ग्राउंड वाटर अफेक्टिंग बोथ लैंड एंड सी एनिमल्स। सो यदि आप उसको डिस्कार्ड करके लैंड में डाल देते हैं तो उससे जो केमिकल्स निकलता है जो लैंड के अंदर जाएगा, उससे आपका ग्राउंड वाटर हार्म हो सकता है, ग्राउंड वाटर ख़राब हो सकता है, जिससे उसमें रहने वाले एनिमल्स को भी लॉस होगा। हेल्थ हजार्ड्स कौन कौन सी है? डिफरेंट जो मेटल्स रहती हैं उनसे रिलेटेड बहुत सारी हजार्ड्स हो सकती हैं। जैसे लीड से क्या होता है, सेंट्रल एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पर आपके इफेक्ट करती हैं। केडियम से क्या होता है, टॉक्सिक है, ये जहरीला है। इरिवर्सिबल इफेक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ, एक्यूमुलेट्स इन किडनी एंड लिवर, वहाँ पर प्रॉब्लम कर सकता है। मरकरी से स्किन डिसऑर्डर हो सकता है। बेरिलियम से इन्हेलेशन मतलब सांस लेने में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। ब्रोमिनेट, फ्लेम रिटार्डेंट से, तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, हेल्थ हजार्ड्स हैं जो डिफरेंट मेटल्स जो आपकी ई वेस्ट में होती हैं उनसे प्रॉब्लम्स आपको हो सकती हैं। ई वेस्ट का मैनेजमेंट किस तरीके से किया जाना चाहिए? पहला तो उसको डिसमेंटल करना चाहिए, अलग अलग चीज़ें निकाल लेना चाहिए उसमें से। सेग्रीगेशन ऑफ रिसाइकलेबल एंड नॉन रिसाइकलेबल मटेरियल्स, उसके बाद जो रिसाइकलेबल है और नॉन रिसाइकलेबल है मटेरियल, उनको अलग अलग कर लेना चाहिए। जो रिसाइकलेबल है उसको फिर से रिसाइकिल करना चाहिए और जो नॉन रिसाइकलेबल है उसको अलग तरीके से डिस्कार्ड करना चाहिए। यदि कुछ चीज़ ऐसी है जिसका रीयूज़ हो सकता है या उसको ठीक करके आप यूज़ कर सकते हैं, रिफर्बिशमेंट एंड रीयूज़, तो आपको करना चाहिए। रिसाइकिल एंड रिकवरी ऑफ वैल्यूएबल मटेरियल्स, उसमें से कुछ वैल्यूएबल मटेरियल्स हैं, मेटल्स हैं, तो उनको आप रिकवर कर सकते हैं डिस्कार्ड करने से पहले, तो उसको करना चाहिए। ट्रीटमेंट और डिस्पोजल ऑफ डेंजरस मटेरियल्स एंड वेस्ट, सो इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करके उसको डिस्पोज करना चाहिए। जो डेंजरस मटेरियल्स हैं जिनमें ये सारी मेटल्स आती हैं जो आपकी हेल्थ को अफेक्ट कर सकती हैं या एनवायरनमेंट को अफेक्ट कर सकती हैं, तो उसका प्रॉपर डिस्पोजल आपको करना चाहिए। 10th टॉपिक है अवेयरनेस अबाउट हेल्थ कंसर्न्स रिलेटेड टू द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। जब आप टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, कंप्यूटर, मोबाइल का, तो आपको कौन कौन से फिजिकल हेल्थ इफेक्ट हो सकते हैं या साइकोलॉजिकल इफेक्ट हो सकते हैं। एक्सेसिव यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी कैन हैव फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल इफेक्ट। फिजिकल क्या क्या होगा, आई स्ट्रेन, आप पर आँखों पर जोर पड़ता है जिससे आँखें ख़राब हो सकती हैं।
आप जैसे मोबाइल चलाते हैं तो नीचे झुके हुए बैठते हैं या कंप्यूटर में गलत पोस्चर पर ज़्यादा देर तक बैठते हैं, तो आपका जो पोस्चर है, जो स्पाइनल कॉर्ड है, वहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है, आपको स्लीप प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी फिजिकल एक्टिविटी कम होने से कई सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। जब आप एक ही जगह बैठकर टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं तो आप एक ही जगह बैठे रहते हैं। साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट कौन कौन से हैं? आप आइसोलेशन, अकेले रहते हैं टेक्नोलॉजी का यूज़ करते टाइम, लोगों के बीच में नहीं बैठते उठते हैं, तो उससे आप एक आइसोलेशन आपके अंदर आ जाता है, जिससे आपको डिप्रेशन और एंजाइटी की समस्या भी बढ़ सकती है। तो जितना हो सके उतना कम टेक्नोलॉजी का यूज़ करना चाहिए, और जहाँ पर है वहीं पर आपको उसका यूज़ करना चाहिए। तो यहाँ पर हमने ये लास्ट टॉपिक ख़त्म किया और इस तरीके से हमने अपना क्रैश कोर्स यहाँ पर फिनिश किया। यहाँ पर क्रैश कोर्स हमारा एंड होता है। यदि आपको कहीं कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ ही इस ई बुक को, इसकी PDF को आप अपने मेल पर ले सकते हैं। उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर क्लिक कर इसको परचेज़ करना होगा। यदि आप चाहते हैं खुद से नोट्स बनाना तो आप वैसा भी कर सकते हैं। थैंक यू।